Students, I am your Anu ma'am. Hope you are doing well. In this video, we will discuss about Gala Model Question Papers, Standard 10, Maths, Sample Paper 4, Section D. साइंस के सभी सैंपल पेपर के बाद हम लोग पिछले कुछ वीडियोस में गाला के मैथ्स के सैंपल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और इस सीरीज में आज हम लोग गाला के सैंपल पेपर 4 के सेक्शन डी को सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि मैं हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ अलग टिप्स दूंगी जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। साथ में सॉल्यूशंस को छोटे छोटे स्टेप्स में बताऊंगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे क्लास 10th के स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप जल्दी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग सेक्शन डी का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन डी में टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और सेक्शन डी में टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। So first question from section D, question number 46. Draw a line segment of length 7 cm and divide it in the ratio of 3:5. Write the steps of construction. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जिसका मेजरमेंट 7 सेंटीमीटर होगा और फिर उस लाइन सेगमेंट को 3:5 में डिवाइड करना है और साथ में आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी करना है। तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन रेशियो इक्वल्स टू 3:5, सो सम ऑफ रेशियो इक्वल्स टू 3 + 5 इक्वल्स टू 8। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग सबसे पहले ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जिसका मेजरमेंट होगा 7 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद इस लाइन सेगमेंट के किसी एक टर्मिनल से एक एक्यूट एंगल को ड्रॉ करेंगे। जिस एक्यूट एंगल को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं उस एक्यूट एंगल के लिए कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कि इस एक्यूट एंगल का क्या मेजरमेंट होता है। तो इस एक्यूट एंगल का कोई भी मेजरमेंट नहीं होता है। आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप कितने डिग्री का एक्यूट एंगल ड्रॉ कर रहे हैं। आप चाहे तो इस एक्यूट एंगल को और पास में ड्रॉ कर सकते हैं और आप चाहे तो इससे और थोड़ा दूर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक्यूट एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल नहीं बनना चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्टेप में जब हम लोग एक्यूट एंगल को ड्रॉ कर देते हैं तो इस रे का नेमिंग कर देते हैं। यहाँ ए नेमिंग पहले से किया हुआ है तो हम लोग दूसरे टर्मिनल का नेमिंग सी से कर देंगे। आप चाहे तो किसी और लेटर का भी यूज कर सकते हैं। फिर इस लाइन सेगमेंट को 8 इक्वल पार्ट्स में कट कर देंगे क्योंकि सम ऑफ रेशियो है 8। ओके, फिर इस इक्वल लाइन सेगमेंट्स का नेमिंग कर देंगे लाइक A1, A1, A2 इस तरह करते हुए A8 तक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग A8 और B को ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग A8 और B के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ करेंगे जो स्टार्ट A3 से होगा और लाइन सेगमेंट AB को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट का भी नेमिंग कर देंगे। मैंने यहाँ पर नेमिंग की है P से। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग AP को मेजर करेंगे और PB को मेजर करेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि 7 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट 3:5 में डिवाइड हो गया। ओके, अब हम लोग स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। सो स्टेप 1, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। स्टेप 2, ड्रॉ अ रे AC मेकिंग एनी एक्यूट एंगल विद AB। यहाँ एनी लिखा हुआ है, वही मैं आपको पहले समझाई थी। ओके, नेक्स्ट स्टेप, ऑन रे AC स्टार्टिंग फ्रॉम A mark 3 + 5 equals to 8 equal line segments like AA1, A1, A2 and so on. Next step, join A8B. Next step, from A3 draw A3P parallel to A8B meeting AB at P. Next step, thus P divides AB in the ratio of 3:5. नाउ जस्टिफिकेशन ऑप्शनल है। यदि आप स्टेप्स नहीं लिख सकते लेकिन आप जस्टिफिकेशन अच्छे से समझ पाते हैं तो आप जस्टिफिकेशन भी करेंगे तो आपको मार्क्स बराबर ही मिलेंगे। लेकिन इन केस क्वेश्चन में जस्टिफिकेशन लिखने के लिए दिया हुआ है तो उस समय आपको जस्टिफाई जरूर करना होगा। तो आप यहाँ से जस्टिफिकेशन को नोट कर लीजिए। Now next question, draw a circle with radius 4 cm. Take a point outside the circle. Construct the pair of tangents from this point to the circle. Write the steps of construction. इस क्वेश्चन को मैं डायग्राम से ही समझा देती हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है और फिर उस सर्कल के आउटर साइड में एक पॉइंट को लेना है और उस पॉइंट से बने हुए सर्कल पर 2 टेंजेंट बनाना है। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन इस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम लोग 4 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेंगे और उस रेडियस से एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद इस सर्कल के आउटर साइड में एक पॉइंट लेंगे P और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सेंटर ऑफ द सर्कल O और P पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग OP पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे।
नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओपी लाइन सेगमेंट को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसकी नेमिंग कर देंगे। यहाँ मैंने नेमिंग की है सी से। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग या तो ओसी रेडियस से या सीपी रेडियस से एक दूसरे सर्कल को ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे कि सेकंड सर्कल जो है पहले वाले सर्कल को किस किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर उसकी नेमिंग कर देंगे। तो यहाँ मैंने नेमिंग की है एम और एन, क्योंकि इन दोनों पॉइंट पर बाद वाला सर्कल पहले वाले सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एम और पी को ज्वाइन कर देंगे और एन ओ पी को ज्वाइन कर देंगे। ये दोनों ज्वाइनिंग लाइन जो है यही रिक्वायर्ड टेंजेंट्स है। ओके, अब हम लोग स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। Step 1. Draw a circle of radius 4 cm. Step 2. Take a point P outside the circle. Next step. Join PO and draw a perpendicular bisector to obtain its midpoint C. Next step. Draw a circle with center C and radius OC where OC equals to CP to intersect the circle with center O at M and N. Next step. Join PM and PN. Now last statement, then PM and PN are required tangent to the circle with center O and P. Now next question, the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. इस क्वेश्चन को भी मैं डायग्राम से ही समझाती हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टावर है जिसके हाइट हमें नहीं पता है, उस टावर के फुट के पास से 30 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है जिस पॉइंट से यदि एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप पर बनाया जाए तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। अब हमें उस टावर के हाइट को निकालना है, तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ऐसे लिखेंगे, लेट हाइट ऑफ द टावर ए बी इक्वल्स टू h मीटर, दिस वन। ओके, नेक्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी, दिस वन, फ्रॉम टावर, दिस वन, इक्वल्स टू 30 मीटर। ओके, हमें निकालना टावर की हाइट। टू फाइंडिंग हाइट ऑफ द टावर ए बी वी चूज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan 30 डिग्री और cot 30 डिग्री एज द रेशियो इन्वॉल्व्स ए बी एंड बी सी। इस लाइन को मैं डायग्राम से समझाती हूँ। हमें चूंकि टावर का हाइट निकालना है इसलिए हम लोग ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेंगे जिसका रिलेशन ए बी और बी सी से हो, और इस केस में हम लोग या तो tan 30 डिग्री लेंगे या फिर cot 30 डिग्री लेंगे। ओके, फिर हम लोग इस तरह से लिखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। फिर इसके बाद हम लोग इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। जहां AB का वैल्यू हमने माना है h, जो कि हमें निकालना है, दिस वन। BC का वैल्यू दिया है 30 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे 30 एंड दिस इक्वल्स टू tan 30 डिग्री का वैल्यू। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद स्टेप हो जाएगा h मल्टीप्लाइड बाय √3, h मल्टीप्लाइड बाय √3 एंड दिस इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 30, दिस वन। ओके, नेक्स्ट स्टेप में चूंकि हम लोग को हाइट निकालना है इसलिए हम लोग √3 को 30 के नीचे लेकर के चले जाएंगे। 1 मल्टीप्लाइड बाय 30 इक्वल्स टू 30 होता है, इसलिए मैंने बोला 30 के नीचे लेके चले जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, h इक्वल्स टू 30 अपॉन √3। अब इस स्टेप में हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में रूट का वैल्यू आ रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। तो इस रूट के वैल्यू को कैंसिल करने के लिए हम लोग डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि हम लोग डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए हमें न्यूमरेटर में भी √3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, h इक्वल्स टू 30 अपॉन √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 अपॉन √3। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये दोनों मर्ज होकर के 3 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के 30√3 बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप के लिए हम लोग इन दोनों को रिड्यूस कर रहे हैं, जिससे हमारा स्टेप हो जा रहा है h इक्वल्स टू 10√3 अपॉन 1, जिसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, h इक्वल्स टू 10√3। चूंकि हम लोग हाइट निकाल रहे हैं इसलिए उसका यूनिट देंगे मीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर बॉल सरमाउंटेड बाय अ hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 40 centimeter and the total height of the vessel is 30 centimeter. Find the capacity of vessel. इस क्वेश्चन को भी मैं डायग्राम से समझाती हूँ। इसमें क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक वेसल है जो एक सिलेंडर और एक हेमिस्फीयर से बना हुआ है, जिसमें हेमिस्फीयर का डायमीटर 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है और टोटल वेसल का हाइट 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें सिलेंडर का हाइट निकालना है। ओके, जिसको हमने माना है h। चूंकि यहाँ पर हेमिस्फीयर का डायमीटर 40 सेंटीमीटर है और इसी हेमिस्फीयर के ऊपर में सिलेंडर है, तो सिलेंडर का भी डायमीटर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ओके,
So radius of cylinder equals to 7 centimeter. Likewise, diameter of hemisphere equals to 40 centimeter. So radius of hemisphere equals to 7 centimeter. Now height of vessel equals to 30 centimeter. So height of cylinder equals to 30 minus 7. So height of cylinder equals to 30 minus 7 centimeter. And this equals to 6 centimeter. ये -7 कैसे हुआ उसको मैं समझाती हूँ. क्योंकि हेमिस्फीयर का डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, तो हेमिस्फीयर का रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर. अब यदि हम लोग रेडियस की बात करें तो यहां से यहां तक भी रेडियस होता है और यहां से यहां तक भी रेडियस होता है, और ये रेडियस जो है वो हेमिस्फीयर का हाइट है. और हेमिस्फीयर का हाइट यानी कि हेमिस्फीयर का रेडियस एंड हेमिस्फीयर का रेडियस इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर जो हमने पहले निकाला था. इसलिए हम लोग 13 में 7 को माइनस कर रहे हैं. ओके, नाउ कैपेसिटी ऑफ वेसल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वेसल एंड वॉल्यूम ऑफ वेसल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. इसको भी डायग्राम में देख लेते हैं. इस वेसल के वॉल्यूम की बात हो रही है, तो ये वेसल एक सिलेंडर और एक हेमिस्फीयर से बन रहा है, इसीलिए हम लोग फॉर्मूला में ऐसे लिख रहे हैं. ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग दोनों का फॉर्मूला लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का भी और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का भी. तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे 2/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच. अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि दोनों ही फॉर्मूला में पाई आर स्क्वायर है. वो कैसे? यदि हम लोग पाई आर क्यू को एक्सपैंड करते हैं तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, पाई आर क्यू इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर. और इसलिए कह सकते हैं कि दोनों ही फॉर्मूला में पाई आर स्क्वायर है, तो हम लोग पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1r, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1r प्लस इस फॉर्मूला का h. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे, जहां पाई का वैल्यू है 22/7, r का वैल्यू निकला था 7, क्योंकि यहाँ पर r का स्क्वायर है तो यहाँ हम लोग 7 का स्क्वायर कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2/3, फिर r का वैल्यू था 7 प्लस h का वैल्यू था 6. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 7 को एक्सपैंड करके लिख रहे हैं और 2 एंड 7 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और 6 के नीचे 1 लिख दे रहे हैं. तो हमारा स्टेप हो जा रहा है 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 14, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6/1. अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 7 को कैंसिल कर दे रहे हैं और 22 एंड 7 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं. साथ में इस ब्रैकेट को एलसीएम निकाल करके सॉल्व कर दे रहे हैं. तो हमारा स्टेप हो जा रहा है 154. 22 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 154 एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय 14 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 3. जब इसे सॉल्व करेंगे तो इस तरह का वैल्यू आएगा. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सिंपली इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो स्टेप हो जा रहा है 154 मल्टीप्लाइड बाय 32/3. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 154 और 32 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, जिससे हमारा वैल्यू आ जा रहा है 4928 एंड डिवाइडेड बाय 3. और फिर जब इसे रिड्यूस करते हैं तो उसका वैल्यू आ जाता है 1642.67. क्योंकि हम लोग वॉल्यूम यानी कि कैपेसिटी निकाल रहे हैं तो उसका यूनिट लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब. लास्ट में इसको हम लोग स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, हेंस कैपेसिटी ऑफ वेसल इक्वल्स टू 1642.67 सेंटीमीटर क्यूब. Now next question number 50. If triangle ABC similar to triangle PQR, then prove that ABC upon PQR equals to AB upon PQ whole square equals to BC upon QR whole square equals to CA upon RP whole square. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो ट्रायंगल है ABC और PQR और ये दोनों आपस में सिमिलर है, हमें ये प्रूव करना है. तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं गिवन से. गिवन में लिख देंगे ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग टू प्रूव लिखेंगे ABC अपॉन PQR इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. ABC अपॉन PQR को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं. ओके, एंड दिस इक्वल्स टू जो प्रूव करने के लिए दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे. Now next step, for finding the areas of two triangles, we draw altitude AM and PM of the triangles. हम लोग इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को निकालने के लिए दो एल्टीट्यूड दोनों ही ट्रायंगल में ड्रॉ करेंगे. तो हम लोग ABC ट्रायंगल में AM एल्टीट्यूड को ड्रॉ कर रहे हैं और PQR ट्रायंगल में PN एल्टीट्यूड को ड्रॉ कर रहे हैं. ओके, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दिस वन इक्वल्स टू हाफ इंटू BC मल्टीप्लाइड बाय AM, BC मल्टीप्लाइड बाय AM. इसी तरह से हम लोग ट्रायंगल PQR का भी लिखेंगे. एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू हाफ इंटू QR मल्टीप्लाइड बाय PN, हाफ इंटू QR मल्टीप्लाइड बाय PN. राइट, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कर देंगे और इन दोनों वैल्यू को यहाँ लिख देंगे. तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय BC मल्टीप्लाइड बाय AM डिवाइडेड बाय हाफ मल्टीप्लाइड बाय QR मल्टीप्लाइड बाय PN, जो कि यहाँ लिखा हुआ है. ओके,
अब हम लोग दोनों हाफ को कट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, BC मल्टीप्लाइड बाय AM, दिस वन डिवाइडेड बाय QR मल्टीप्लाइड बाय PN। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। ओके, नाउ इन ट्रायंगल ABM एंड PQN, चूंकि हम लोग एल्टीट्यूड ड्रॉ किए थे तो ABC ट्रायंगल दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया था और PQR ट्रायंगल भी दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया था। तो हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को जो शेडेड में कर दी हूं उसको ले रहे हैं, ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN। ओके, और इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और यदि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके हर एक एंगल भी सिमिलर होंगे। तो हम लोग यहाँ पर एंगल B और एंगल Q को ले रहे हैं। ओके, एंड एंगल M इक्वल टू एंगल N, क्योंकि हम लोग एल्टीट्यूड ड्रॉ किए थे और जब एल्टीट्यूड ड्रॉ किए थे तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि ये दोनों ट्रायंगल जो शेडेड है वो सिमिलर हो जाएगा। ओके, AA क्राइटेरिया से। तो हम लोग ऐसे लिख देंगे, सो ट्रायंगल ABM इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQN, AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन। देयरफॉर AM अपॉन PN, AM इन दोनों को लिए अपॉन PN इन दोनों को लिए। ओके, एंड दिस इक्वल्स टू AB इन दोनों को लिए अपॉन PQ इन दोनों को लिए, AB अपॉन PQ। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। ओके, ऑल्सो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू PQR, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR एंड CA अपॉन RP। तो यही हम लोग यहाँ लिख देंगे, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR, BC अपॉन QR एंड दिस इक्वल्स टू CA अपॉन RP। इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। ओके, अब हम लोग तीनों इक्वेशन को एक साथ देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इक्वेशन 3 यहाँ लिखा हुआ है और आपके कन्वीनियंट के लिए मैं उन दोनों इक्वेशन को भी यहाँ लिख दी हूँ, इक्वेशन 1 को भी और इक्वेशन 2 को भी। आपको एग्जाम में इसे फिर से नहीं लिखना है, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखा है। ओके, तो यहाँ हम लोग इक्वेशन 1 में क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 में है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दिस इक्वल्स टू BC मल्टीप्लाइड बाय AM डिवाइडेड बाय QR मल्टीप्लाइड बाय PN। और इक्वेशन 2 में क्या है, AM अपॉन PN इक्वल्स टू AB अपॉन PQ। अब हम लोग इक्वेशन 1 के AM अपॉन PN को इससे रिप्लेस कर देंगे। ओके, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, AM अपॉन PN इक्वल्स टू AB अपॉन PQ। तो इसकी जगह पर हम लोग लिख देंगे AB अपॉन PQ, दिस वन। ओके, अब इक्वेशन 1 के इस पार्ट को इक्वेशन 3 से रिप्लेस करेंगे। ओके, अब देखते हैं यहाँ इक्वेशन 3 में क्या है। इक्वेशन 3 में है BC अपॉन QR इक्वल्स टू AB अपॉन PQ एंड दिस इक्वल्स टू CA अपॉन RP। तो हम लोग इसको AB अपॉन PQ से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR एंड दिस इक्वल्स टू AB अपॉन PQ मल्टीप्लाइड बाय AB अपॉन PQ। एक बार फिर से इक्वेशन को देख लेते हैं। इसकी जगह पर हमने लिखा था AB अपॉन PQ और इसकी जगह पर भी हम लोग यहाँ से लिखा है AB अपॉन PQ। तो 2 बार AB अपॉन PQ हो गया, जो यहाँ लिख दिया। ओके, फिर यदि 2 बार AB अपॉन PQ मल्टीप्लाइड बाय AB अपॉन PQ लिखा हुआ है तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, AB अपॉन PQ होल स्क्वायर। ओके, अब फिर हम लोग इक्वेशन 3 का हेल्प लेंगे। इक्वेशन 3 में था AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू CA अपॉन RP। चूंकि यहाँ पर AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर है तो हम इस AB अपॉन PQ के होल स्क्वायर को इन सब के होल स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू AB अपॉन PQ होल स्क्वायर इक्वल्स टू BC अपॉन QR होल स्क्वायर इक्वल्स टू CA अपॉन RP होल स्क्वायर। इन सबका होल स्क्वायर कर दिए और यही हमें प्रूव करना था। लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव। ओके, now next question, question number 51. If triangle ABC similar to triangle PQR, find the missing quantities in the following table which are marked by question sign. Okay, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR सिमिलर है और साथ में एक टेबल दिया हुआ है जिसमें जहां जहां वाट का निशान दिया हुआ है उन सबको हमें फाइंड करना है। और यहाँ 2 केस दिया हुआ है। केस 1 में CA को फाइंड करना है और QR को फाइंड करना है। केस 2 में BC को फाइंड करना है और PQ को फाइंड करना है। तो हम लोग इस तरह से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग जो क्वेश्चन में गिवन है उसको ड्रॉ कर देंगे। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ओके, नाउ फॉर केस 1, AB इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, CA फाइंड करना है। नेक्स्ट एंगल के लिए PQ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, RP इक्वल्स टू 15.6 सेंटीमीटर और QR हमें फाइंड करना है। इस टेबल से डाटा को नोट कर रहे हैं। ओके,
इसके बाद चूंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग इस स्टेप को देखें, AB upon PQ equals to BC upon QR equals to CA upon RP। ओके, अब इस स्टेप में हम लोग देखेंगे कि हमें फाइंड क्या क्या करना है। हमें फाइंड करना है CA, तो मैं इसको सर्कल कर दी। हमें फाइंड करना है QR, तो मैं इसे भी सर्कल कर दी। अब हम लोग इन तीनों टर्म में देखेंगे कि किसमें फाइंड नहीं करना है, तो हमें AB अपॉन PQ में कुछ भी नहीं फाइंड करना है, लेकिन QR फाइंड करना है और CA फाइंड करना है। ये टिप्स बता रही हूँ मैं आपको। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, AB अपॉन PQ को एक बार BC अपॉन QR के इक्वल लिख देंगे और फिर AB अपॉन PQ को CA अपॉन RP लिख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख देंगे AB अपॉन PQ इक्वल्स टू CA अपॉन RP एंड AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR। फिर इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे जो यहाँ हम लोगों ने लिखा था। ओके, तो AB का वैल्यू है 10, PQ का वैल्यू है 12, CA हमें निकालना है, RP का वैल्यू है 15.6। इसी तरह से AB का वैल्यू है 10, PQ का वैल्यू है 12, BC का वैल्यू है 12 और QR हमें निकालना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा स्टेप हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय CA, 12 मल्टीप्लाइड बाय CA एंड दिस इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 15.6। ओके, एंड 10 multiplied by QR, 10 multiplied by QR equals to 12 multiplied by 12, 12 multiplied by 12। नेक्स्ट स्टेप में चूंकि हमें CA निकालना है और QR निकालना है, तो हम लोग 12 को इसके नीचे लिख देंगे और 10 को इसके नीचे लिख देंगे। तो स्टेप हो जाएगा CA equals to 10 multiplied by 15.6 divided by 12 and QR equals to 12 multiplied by 12 divided by 10। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करने के बाद स्टेप हो जाएगा CA इक्वल्स टू 156, क्योंकि 10 मल्टीप्लाइड बाय 15.6 इक्वल्स टू होता है 156 डिवाइडेड बाय 12 एंड QR इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 इट मींस 144 एंड डिवाइडेड बाय 10। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन दोनों को रिड्यूस कर देंगे, तो रिड्यूस करने के बाद CA का वैल्यू आ जाएगा 13 और QR का वैल्यू आ जाएगा 14.4। साथ में हम लोग यूनिट को भी लिख देंगे। ओके, नाउ केस टू में ट्रायंगल ABC में AB का वैल्यू है 13 सेंटीमीटर, BC हमें निकालना है, CA का वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। ट्रायंगल PQR में PQ हमें निकालना है, RP का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, QR का वैल्यू है 11.2 सेंटीमीटर। ये सारा डाटा हम लोग क्वेश्चन से लिख रहे हैं। ओके, यहाँ टेबल में जो दिया हुआ है इस टेबल से डाटा को लिख रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जैसे केस 1 में लिखे थे वैसे लिख देंगे AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू CA अपॉन RP। अब हम लोग इस स्टेप में देखेंगे कि हमें क्या क्या निकालना है, तो हमें निकालना है PQ और BC। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि किस टर्म में हमें कुछ भी नहीं निकालना है, तो इस टर्म में हमें कुछ भी नहीं निकालना है, तो हम लोग एक बार इस टर्म के इक्वल्स टू इसको कर देंगे और फिर इस टर्म के इक्वल्स टू इसको कर देंगे। ओके, ये आपका टिप्स है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, BC अपॉन QR इक्वल्स टू CA अपॉन RP। ओके, एंड AB अपॉन PQ इक्वल्स टू CA अपॉन RP। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे, जहां BC हमें निकालना है, QR का वैल्यू है 11.2, CA का वैल्यू है 15 एंड RP का वैल्यू है 12 और AB का वैल्यू है 13, PQ हमें निकालना है, CA का वैल्यू है 15, RP का वैल्यू है 12। फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद स्टेप हो जाएगा BC मल्टीप्लाइड बाय 12 दिस वन इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाइड बाय 11.2। ओके, एंड 15 मल्टीप्लाइड बाय PQ इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाइड बाय 12। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चूंकि BC निकालना है और PQ निकालना है, तो हम लोग 12 को इसके नीचे कर देंगे और 15 को इसके नीचे कर देंगे, तो हमारा स्टेप हो जाएगा BC इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाइड बाय 11.2 डिवाइडेड बाय 12 and PQ equals to 13 multiplied by 12 divided by 15। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद स्टेप हो जाएगा BC equals to 168 upon 12 and PQ equals to 156 upon 15। फिर इन दोनों को रिड्यूस कर देंगे, तो रिड्यूस करने के बाद वैल्यू आ जाएगा BC का 14 सेंटीमीटर एंड PQ का 10.4 सेंटीमीटर। बाद में हम लोग स्टेटमेंट में लिख देंगे हेंस BC equals to 14 सेंटीमीटर एंड PQ equals to 10.4 सेंटीमीटर। Now question 52. If the median of the distribution given below is 28.5, find the value of x and y। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन डाटा दिया हुआ है जिसका मीडियन 28.5 है और इसके मिसिंग वैल्यू x एंड y को निकालना है। डाटा यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है, क्लास इंटरवल 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 एंड फ्रीक्वेंसी 0 10 का 5 10 20 का x 20 30 का 20 30 40 का 15 40 50 का y
50-60 का 5, टोटल ऑब्जर्वेशन है 60। ओके, अब हम लोग यहाँ क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, मीडियन का वैल्यू दिया हुआ है 28.5 और 28.5 क्लास इंटरवल 20-30 में आता है, इसलिए फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 20। अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए एक टेबल हमें बनाना पड़ेगा, जिस टेबल के पहले कॉलम में हम लोग क्लास इंटरवल लिखेंगे, दूसरे कॉलम में हम लोग फ्रीक्वेंसी fi लिखेंगे और तीसरे कॉलम में हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी cf लिखेंगे। ओके, तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी हम लोग इस डेटा से नोट करेंगे। तो यहाँ क्लास इंटरवल में लिख देंगे 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50 एंड 50, 60 और फ्रीक्वेंसी में लिख देंगे 5, x, 20, 15, y एंड 5। ये सब यहाँ से नोट कर रहे हैं। और थर्ड कॉलम में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट हो जाएगा 5, नेक्स्ट हो जाएगा 5 प्लस x, इन दोनों को ऐड करेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा 25 प्लस x, नेक्स्ट हो जाएगा 40 प्लस x, नेक्स्ट हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y, नेक्स्ट हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट को मैं सैंपल पेपर 3 के सेक्शन डी में समझाई हूँ। यदि आपको समझना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उसे समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ मैं डायरेक्ट ही बता दी हूँ। अब हम लोग यहाँ देखे थे कि मीडियन दिया हुआ था 28.5 और 28.5 क्लास 20-30 में आ रहा था। ओके, तो यहाँ हम लोग 20-30 क्लास को लेंगे एंड फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 20 और 20 का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 5 प्लस x। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे। तो फ्रीक्वेंसी को जब हम ऐड करते हैं तो आता है 45 प्लस x प्लस y। सारे डिजिट को एक साथ ऐड कर देते हैं और वेरिएबल को अलग से लिख देते हैं प्लस x प्लस y। ओके, अब हम लोग इन सबको डिटेल में लिखेंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू 60 जो कि यहाँ दिया हुआ था। ओके, एंड मीडियन क्लास इक्वल्स टू 28.5, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था। चूंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 60 है तो n/2 क्या हो जाएगा 30। The median is 28.5 which belongs to class 20 to 30 जो कि क्वेश्चन में समझा चुके हैं। So median class equals to 20 to 30. Next, class size h equals to 30 minus 20, 30 minus 20 equals to 10. Next, lower limit equals to 20. ये क्लास इंटरवल है और इसका लोअर लिमिट 20 है एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 5 प्लस x एंड फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 20। एक बार टेबल में देख लेते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 5 प्लस x एंड फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 20, जिसको मैं पहले समझा चुकी हूँ। एंड टोटल ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू 60 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। और जब हम लोग ऑब्जर्वेशन को ऐड किए थे तो आ रहा था 45 प्लस x प्लस y या 45 प्लस x प्लस y। ओके, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं जिससे हमारा x y का वैल्यू निकल जाएगा 15, क्योंकि 60 में हम लोग 45 को माइनस कर देंगे। ओके, नाउ फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y यू कैन यूज द फॉर्मूला मीडियन इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी एंड होल मल्टीप्लाइड बाय हाइट। फिर इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे, जहां मीडियन का वैल्यू दिया हुआ है 28.5, लोअर क्लास का वैल्यू है 20 एंड n/2 का वैल्यू है 30 और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 5 प्लस x एंड होल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 20 और क्लास साइज जो निकाले थे हम लोग उसका वैल्यू था 10। इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए हम लोग 20 और 10 को रिड्यूस कर देते हैं, 30 में 5 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और 20 को इक्वल्स टू के इधर ला करके 28.5 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाता है 8.5 इक्वल्स टू 25 माइनस x एंड डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद स्टेप हो जाता है 8.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू 25 माइनस x और नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 17 इक्वल्स टू 25 माइनस x। सिंपली इसको मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट स्टेप में x का वैल्यू आ जाएगा 8, क्योंकि 25 माइनस 17 इक्वल्स टू होता है 8। ओके, नाउ फॉर फाइंडिंग y, सिंस x प्लस y इक्वल्स टू 15 जो कि हम लोग पहले निकाल चुके थे, यहाँ निकाले थे x प्लस y इक्वल्स टू 15। अब इसी वैल्यू में हम लोग x का वैल्यू पुट कर देंगे। तो x के जगह पर लिख देंगे 8 प्लस y इक्वल्स टू 15, जिससे y का वैल्यू निकल जाएगा 7। लास्ट में हम लोग स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 8 एंड y इक्वल्स टू 7। Now next question. This is the last question. Question number 53. The mode of the following frequency distribution of 165 observation is 34.5 and data यहाँ दिया हुआ है और डाटा देने के बाद कह रहा है कि find the value of a and b. a और b को फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 165 ऑब्जर्वेशन का मोड है 34.5, जिसमें आपको a और b के वैल्यू को निकालना है। ओके, तो यहाँ फर्स्ट रो में क्लास इंटरवल दिया हुआ है, सेकंड रो में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो 53 है, जिस फ्रीक्वेंसी को f1 माना जाता है
और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के पहले वाले फ्रीक्वेंसी को f0 माना जाता है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बाद वाले फ्रीक्वेंसी को f2 माना जाता है। तो f1 का वैल्यू है 53, f0 का वैल्यू है a और f2 का वैल्यू है b। जिन दोनों को हमें निकालना है तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। Here the maximum class frequency is 53, this one, and class corresponding to this frequency equals to 32 to 41, 32 to 41. So model class is 32 to 51. Now lower limit L of model class equals to 32. Class size H equals to 41 minus 32 equals to 9. Next, frequency F1 of model class equals to 53. Frequency F0 of class preceding the model class equals to A. Frequency F2 of class succeeding the model class equals to B, जो कि पहले समझा चुके हैं। साथ में क्वेश्चन में दिया हुआ था कि टोटल ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू 165, टोटल ऑब्जर्वेशन 165, ओके। लेकिन जब हम लोग फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं तो इस तरह से आता है 5 + 11 + A + 53 + B + 16 + 10। इन सबको ऐड कर रहे हैं 5 + 11 + A + 53 + B + 16 + 10, ओके। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डिजिट को एक साथ ऐड कर देंगे और वेरिएबल को एक ब्रैकेट में लिख देंगे। तो डिजिट को जब हम ऐड करते हैं तो आता है 95 + A + B, ओके। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू 165, तो हम लोग अगले स्टेप में इस तरह से लिख सकते हैं 165 इक्वल्स टू 95 + A + B। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 95 को इक्वल्स टू के इधर कर देंगे जिससे वो 165 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इक्वल्स टू के इधर A + B रह जाएगा और जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 70। इट मींस A + B का वैल्यू है 70। अब हम लोग को इंडिविजुअल A का वैल्यू और इंडिविजुअल B का वैल्यू निकालना है, ओके। हम लोग इस तरह से लिखेंगे नाउ फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ A एंड B फ्रॉम फार्मूला मोड इक्वल्स टू L + F1 - F0 डिवाइडेड बाय 2F1 - F0 - F2 एंड होल मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब इस फार्मूला में वैल्यू को पुट कर देंगे जहां मोड का वैल्यू दिया हुआ है 34.5, लोअर लिमिट का वैल्यू है 32, F1 का वैल्यू है 53, F0 का वैल्यू है A एंड दिस डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय F1 का वैल्यू 53 माइनस F0 का वैल्यू A माइनस F2 का वैल्यू B। इसे हम लोग ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं एंड होल मल्टीप्लाइड बाय हाइट का वैल्यू 9, ओके। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और चूंकि A के पहले भी माइनस है और B के पहले भी माइनस है तो हम माइनस साइन को कॉमन निकाल ले रहे हैं। जब हम लोग इस टर्म में से माइनस साइन को कॉमन निकाल देंगे तो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा A + B। चूंकि हम लोग के पास A + B का वैल्यू दिया हुआ है इसलिए हम लोग इस स्टेप को कर रहे हैं, ओके, एंड होल मल्टीप्लाइड बाय 9। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सिंपली A + B के वैल्यू को लिख रहे हैं। तो स्टेप हो जा रहा है 34.5, ये सब कॉपी हो रहा है, इक्वल्स टू 32 + 53 - A डिवाइडेड बाय 106 - 70, क्योंकि A + B का वैल्यू है 70 एंड होल मल्टीप्लाइड बाय 9। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 32 को इक्वल्स टू के इधर ले जाकर के 34.5 से सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं जिसका वैल्यू आ जा रहा है 2.5 एंड दिस इक्वल्स टू 53 - A और इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दिस डिवाइडेड बाय हो जाता है 36 एंड मल्टीप्लाइड बाय 9, ओके। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 36 और 9 को रिड्यूस कर दे रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हो जा रहा है 2.5 इक्वल्स टू 53 - A एंड डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो स्टेप हो जा रहा है 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू 53 - A। फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टेप हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 53 - A। अब इससे हम लोग A का वैल्यू निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग वेरिएबल को एक साइड कर दे रहे हैं और डिजिट को एक साइड कर दे रहे हैं। तो स्टेप हो जा रहा है A इक्वल्स टू 53 - 10 और जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 43, यानी कि A का वैल्यू फाइंड हो गया 43। अब B के वैल्यू को फाइंड करना है। क्योंकि हम लोग के पास A + B का वैल्यू है 70, इसलिए हम लोग इस टर्म में A के वैल्यू को पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा B इक्वल्स टू 70 - 43 एंड दिस इक्वल्स टू 27, यानी कि दोनों वैल्यू निकल चुका A का और B का। तो हम लोग लास्ट स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस A इक्वल्स टू 43 एंड B इक्वल्स टू 27। अब सैंपल पेपर 4 के सेक्शन डी के सभी क्वेश्चंस ओवर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सैंपल पेपर 5 के सेक्शन डी को करेंगे। दैट्स इट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।